and welcome to today's session on Unit 1, which is Cognitive Psychology, Learning and Memory. So let us begin. इस यूनिट में हमारे अलग अलग थीम्स होंगे, जो कि अपना पहला थीम होगा इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सब्जेक्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. Second theme will be the different research methods which are used in the field of cognitive psychology. Third will be the different domains of cognitive psychology. Fourth is the history of cognitive psychology. And fifth are the key issues and ideas in cognitive psychology. So these are the different themes. यही हमारी themes होगी for the entire chapter. So let us begin. What is cognitive psychology? पहले तो हम ये discuss कर लेते हैं कि cognitive psychology होता क्या है. Now, cognitive psychology investigates how people perceive, learn, remember, and think. Cognitive psychology एक ऐसा ब्रांच है जो कि हमारी परसेप्शन को, हमारे लर्निंग को, हमारे सोचने की क्षमता को और हमारे समझने की क्षमता को जानने में हेल्प करती है. It explores everyday experiences like proofreading errors, pattern recognition, multitasking, short-term memory limitations, problem solving, and perceptual discrepancies. अब जानते हैं कि हर एक चीज का क्या अर्थ है. तो जो हमारी एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक एग्जांपल है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी बस इन सारी चीजों में सीमित नहीं है. इट इज बियॉन्ड दिस. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कहाँ एप्लीकेशन होता है, उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स ये है कि जैसे किसी चीज में गलती ढूंढना. जैसे अगर कोई हमको एक शीट ऑफ पेपर दिए फिर दे हैज आस्क्ड अस टू प्रूफ रीड द पेपर, प्रूफ रीड द रिसर्च पेपर. उसमें हम क्या ढूंढेंगे? इफ देयर इज ग्रामेटिकल एरर्स, इफ देयर इज साइटेशन एरर्स. तो ये एरर कैसे समझ में आता है कि ये चीज एरर है? जो हमारे दिमाग में एरर रजिस्टर होता है वो कैसे रजिस्टर होता है? दैट इज हाउ व्हाट कॉग्निटिव साइकोलॉजी विल टेल अस. पैटर्न रिकॉग्निशन. जैसे मैं कोई भी बॉल, मेरे सामने एक बॉल रखा हुआ है ना, बॉल का पैटर्न क्या होता है? ओवल. तो मेरे माइंड में ये कैसे, कौन सा प्रोसेस चला जिससे मुझे पता चला कि द बॉल इज ओवल इन शेप? How do I understand the pattern? How do I recognize the pattern? That is what cognitive psychology helps us in understanding. फिर आ गया मल्टीटास्किंग. जैसे कि मैं अभी आपको मैं अपना इंफॉर्मेशन रिटेन भी कर रही हूँ, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, उस इंफॉर्मेशन को मैं याद भी कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ. मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ आप लोग को कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. मैं कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रही हूँ. तो वो क्या हुआ? मल्टीटास्किंग. तो कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमको मल्टीटास्क करने के लिए मदद करती है, ये भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फील्ड ऑफ स्टडी है. शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेशंस. हम चीजें क्यों भूलते हैं? हमारे मेमोरी में जो चीज पहले आती है, उसको पहले जो हम रजिस्टर कर चुके होते हैं, उसको हम भूल कैसे जाते हैं? ये सब चीजें भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमको जानने के लिए मदद करती है. उसके बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई भी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं? हाउ डू वी सॉल्व अ प्रॉब्लम? Not only in everyday life, not only in our personal lives, but in things like in examinations. How do we solve puzzles? How do we do a math? How do we do that? तो जो cognitive processes हमारे इन सब एक्टिविटीज में मदद करती है, that is also one of the field of cognitive psychology. Perceptual discrepancy. Perceptual discrepancy क्या होता है? कि कोई भी चीज, परसेप्शन जो हमारी होती है, उसमें अगर हम गलती कर देते हैं, जो भी बहुत बार होता है इल्यूजन्स की वजह से. बहुत सारे हम ऑप्टिकल इल्यूजन, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, हमारे 12th के टेक्स्ट बुक में भी है सारे. परसेप्शनल इनकॉन्सिस्टेंसीज, illusions, ये सब क्यों होता है? what are the processes which involve, what are the different areas of the brain which are involved in these processes?
तो ये सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ जानने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले। सो दिस इज व्हाट अ लिटिल बिट अबाउट बैकग्राउंड सेट किया है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता क्या है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी एवरीडे में कैसे हमको हेल्प करती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च मेथड्स। जैसे अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फील्ड बहुत बढ़ गया है, तो कोई भी फील्ड में अगर उसको एक्सपांड करना होता है, अगर उसको नॉलेज बेस को बढ़ाना होता है, उसका एरियाज बढ़ाने होते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग विच इज डन? रिसर्च। तो अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अगर वो आगे बढ़ चुका है, इतना अगर हर जगह इफ यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ institutions, organizations, even big corporate offices which are now hiring cognitive psychologists, which are now trying to incorporate cognitive psychology in their industry in order to attain maximum productivity, in order to attain employee benefit. तो इतना अगर आगे बढ़ गया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम जस्ट स्टडिंग अबाउट द ब्रेन टू अप्लाइंग इट इन द एवरीडे लाइफ, तो ऑब्वियसली there has been advancement in the research methods as well. The methods, अब क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं, अब वो हम जानना चाहते हैं। पहला तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, वो बहुत पहले से, from the advent of the field of cognitive psychology, the first thing that was being done, the first method which was being used, research method, was a laboratory experiment. सबको पता है laboratory experiment क्या होता है, it is controlled setting, we all know what it is, right? So that is what the first research method was. उसके बाद साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च शुरू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया। जैसे इट्स नॉट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, when we talk about the brain, we also talk about the different parts which are related to the brain, the entire nervous system. तो उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करके रिसर्च करेंगे तो उसको साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च बोला जाए, राइट? So that is what one of the important methods of cognitive psychology. Third is self-report. Self-report सबको पता है कि होता क्या है. Everybody have had an experience of filling questionnaires for our seniors, for our professors, everybody, right? Almost everybody. Even if you're not, I think कोई सर्वे तो आपने किया ही होगा regarding, how did you like it? How did you like our store? Please rate us on this. तो दैट इज व्हाट सेल्फ रिपोर्ट इज, यू मेजर योर स्किल्स। जैसे अभी क्या हुआ है, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये यूज कर रहे हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, पहले नहीं होता था। पहले इट यूज्ड टू बी वेरी लिमिटेड टू लेबोरेटरी एंड ऑल द बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स और ये सब। अभी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स भी यूज होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस एंड हाउ डू वी गॉज इट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, राइट? तो ये एक हो गया सेल्फ रिपोर्ट। केस स्टडीज, अब केस स्टडीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। केस स्टडीज तो पहले भी हुआ करता था, बट अभी थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, अभी जैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं रिसर्च में, इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑल्सो काफी सारी एडवांसमेंट्स हो रही है, सबको पता है। तो उस हिसाब से केस स्टडीज को पढ़ा जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये this happened to this person, so it might be a case of further research. तो अगर ये केस स्टडीज में क्या होता है, मोस्टली it helps us to understand कि इसमें और रिसर्च क्या हो सकता है, how can we take it further, right? When we study a particular case which is very special, which is very different, कभी भी हुआ नहीं है ये, तो जैसे कि we we talk a lot of different case studies, right? Cognitive psychology also, उसमें जैसे कि किसी के ब्रेन में एक पार्ट में, because somebody had an accident and now it is affecting his motion, it is affecting his walk, it is affecting his everyday life. तो that is one case study, एक इंसान का पूरा बायोडाटा कैसे हुआ, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके बाद उसकी क्या ट्रीटमेंट चली, उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा रहा, ये सब चीजें केस स्टडीज में आती है। तो व्हेन वी स्टडी दैट केस स्टडी, वी फर्दर टेक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, देन दे ट्राई एंड रेप्लिकेट इट,
with another experiment, with another case, with another the maybe जो भी एक्सपेरिमेंट में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, दे ट्राई एंड रेप्लिकेट इट कि क्या ये पार्ट डैमेज करने की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। ऐसे मतलब जैसे कि if a particular damage happens to a particular part of the brain, does this affect जैसे बहुत सारे स्टडीज हमने पढ़ी है, राइट, विद रैट्स इट वाज बीइंग डन। नाउ इट इज नॉट रियली ethical to do studies on animals anymore, but before it used to be like that। ठीक है, कि अगर एक इंसान के साथ कुछ एक एक्सीडेंट हुआ है एंड उसका एक पार्ट अगर खराब हो गया है बिकॉज उसकी ब्रेन में चोट आई थी, तो दैट इज रेप्लिकेटेड, इट इज, तो वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं विद एक्सपेरिमेंट। जैसे रैट में, रैट के ब्रेन में कुछ सीजर्स करके या कुछ भी करके दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड रेप्लिकेटिंग। सो हाउ डज, तो वो केस स्टडी हेल्प्स इन डूइंग दैट। केस स्टडी इसलिए हेल्पफुल होता है इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही कॉमन रिसर्च मेथड है क्रॉस साइकोलॉजी। काफी इसको माना जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग साइंटिफिकली डन। इट इज ऑल्सो, इट्स नॉट समथिंग विच लाइक हम बैठे हैं और हम देख रहे हैं और हमको जो दिखाई दिया वही सच है। दैट इज नॉट हाउ ऑब्जर्वेशन मेथड इज डन। इट हैज अ पर्टिकुलर प्रोसेस। उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको फिर वैलिडेट भी किया जाता है। दैट इज हाउ डाटा इज कलेक्टेड थ्रू नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सिक्स मेथड इज कंप्यूटर स्टिम्युलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही नया एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो गोज बैक नॉट वेरी फार, बहुत पहले नहीं आया इस ये फील्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, बट अभी काफी सारे एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफी सारी रिसर्च कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हो रही है। जैसे कि यूएक्स रिसर्चर्स आप देखते हो कंपनीज में भी बहुत, इट्स वेरी ट्रेंडिंग जॉब ऑल्सो, राइट, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग फील्ड, यूएक्स रिसर्चर। सो ये सब कंप्यूटर सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हेल्प से विद along with cognitive psychology, you know it is being done. So this is how, what are the different research methods अगर आपको बोला जाए तो this is how you are gonna answer all of your questions with proper examples. Example is very very important whenever you are answering a question like this, especially a technical question like what are the research methods used in cognitive psychology. So even if the examiner is not asking you for an example, you are supposed to give one ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, right? Now let us talk about the different domains of cognitive psychology. जैसे कि हमने अभी methods पढ़ा, तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डोमेन होता है, राइट, कि क्या एक्चुअली डील करता है, मेन एरियाज क्या होती है। हमने तो एप्लीकेशन वाइज हम तो पढ़ ही रहे हैं कि एप्लीकेशन कहाँ होता है, कैसे उसको रिसर्च किया जाता है, बट अभी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, तो आपका पहला डोमेन है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस वेरी इंट्रिकेटली हेल्प्स, बहुत ही इंट्रिकेट एक पार्ट है cognitive psychology का, since it deals with brain, it deals with nervous system, so it is very obvious that cognitive neuroscience एक बहुत इंटीग्रेट पार्ट है cognitive psychology का। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि सारी जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होती है, that is everything which is involved in the entire nervous system and all the other parts of the brain and how the brain works and how the nervous system coordinates, how signals are sent, how it is sent, why it is sent, what are its functions, तो ये सब कुछ cognitive neuroscience deal करती है, तो it's very important. Second is perception. डोमेन ऑफ, हमने जैसे पढ़ा एवरीडे लाइफ में, हमने पढ़ा था इन आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड अबाउट व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तभी मैंने आप लोग को बोला था कि परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। और परसेप्शन में क्या होता है कि बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। इट्स नॉट ओनली वन, नॉट ओनली टू। ठीक है, द एंटायर डोमेन ऑफ परसेप्शन हैज अ लॉट ऑफ
cognitive skills and cognitive abilities involved. So it is a very important part of cognitive psychology. Third is thinking and concept formation. परसेप्शन के पहले क्या होगा? वी थिंक, वी फॉर्म कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना. बिफोर वी परसीव एनीथिंग, बिफोर वी अंडरस्टैंड एनीथिंग, पहली चीज क्या होगी? कंसेप्ट फॉर्मेशन. अगर कंसेप्ट ही नहीं फॉर्म होगा हमारे माइंड में, तो हम उसको समझेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे, उसको रिमेम्बर कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे? पहली बात. तो थिंकिंग इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. उसको जानने के लिए बहुत सारे थियोरीज है. व्हाट आर द डिफरेंट थियोरीज है? कंसेप्ट फॉर्मुलेशन के अलग अलग थियोरीज है, रूल्स ऑफ कंसेप्ट फॉर्मुलेशंस है, स्कीमा, प्रोटोटाइप, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ेंगे अबाउट थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस के बारे में हमने बहुत ट्रेंडिंग, ये भी एक एस्पेक्ट है कॉन्शियसनेस. हाउ टू ब्रिंग, हाउ टू डेवलप कॉन्शियसनेस इन योर एवरीडे लाइफ. ये बहुत सारे वर्कशॉप्स और बहुत सारे इंटरनेट में भी बहुत हमको मिलता है कॉन्शियसनेस के बारे में, कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और ये सब. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है, तो कॉन्शियसनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रेन का, राइट? तो with the help of cognitive psychology, there has been different advances in the field of consciousness, like mindfulness, therapy, और ये सब मेडिटेशन, डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द इयर्स. अभी भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रही है. एंड या that is how it is a very important domain of cognitive psychology, and it's always on trend, it's always very on trend. Everyone is talking about it all the time, right? Memory. नाउ मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है. मैंने एवरीडे लाइफ में भी आपको पढ़ाया है कि मेमोरी कैसे हेल्प करती है, मेमोरी कैसे फंक्शन करती है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. हम क्यों कुछ चीजें भूल जाते हैं, क्यों कुछ चीजें हम याद रखते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, ये सब कुछ मेमोरी से डील होती है. एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग इट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, इमेजरी, इमेज फॉर्मेशन, इमेजरी क्या होता है? कोई भी चीज को समझने के लिए पहले हमारे ब्रेन में क्या होता है? एक कंसेप्ट फॉर्म होता है, उसके बाद उसका एक इमेज फॉर्म होता है. तो इमेजरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको भी बहुत तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा गया है. how images are formed, what are the cognitive processes involved in image formation, how image formation can help us in retaining memory. बहुत सारी चीजें हैं इमेज फॉर्मेशन में which we'll be talking about in the later classes, but in summary that is what you know imagery or image formation is. लैंग्वेज एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का. बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो. तो लैंग्वेज को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बोथ एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ा जाता है. और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो उसका कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे बढ़ता है, क्या कौन से थियोरीज है, बहुत सारी थियोरीज प्रोपागेट किया गया है ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. तो ये सब कुछ दे कम्स अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अगेन नाउ टेंशन. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम रिटेन करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम समझना चाहते हैं, मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? अटेंशन. तो अटेंशन प्रॉब्लम्स, अटेंशन फोकस कैसे करें, अटेंशन का क्या रोल होता है इन मेमोरी एंड इन आवर एवरीडे कॉग्निशन. तो ये सब चीजें दे आर द इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो 1950 में, 1950 से पहले इट वाज द टाइम ऑफ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा रोल चल रहा था बिफोर 1950. 1950s के पहले
There was a lot of experiments being done, learning experiments, Pavlov, Bandura, and everyone who contributed to the learning behavioral aspect of psychology. इन लोगों का एक बहुत अच्छा दौर चल रहा था. But 1950 में there was a cognitive revolution that happened with the advent of computers, with the advent of technology. लोगों को ये समझ में आया कि it is not what we just observe which helps us in understanding behavior. It is what beneath us. It is what going on inside our brain, which is very important to understand. It's not only what we see that is important, but what we do not see, it is also very important. What are the different processes going on? तो एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही स्टार्ट हुआ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एरा. तो कंप्यूटर के साथ एक ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर किया गया. जैसे कि कंप्यूटर इनपुट करता है, सेम वे अपना ब्रेन भी उसी तरीके से चलता है. तो ऐसे करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स शुरू हुए, थियोरी शुरू हुई. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स. But yeah, this is how in 1960 the advent of information processing era began. In 1980, there was the connectionist model which was developed. And 1990 तक, जब तक connectionist model develop हुआ, 1990 तक उसी से आगे जाके cognitive neuroscience का जन्म हुआ. Cognitive neuroscience में cognitive psychology कैसे important है, उसका बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. बायोलॉजी, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, डिफरेंट बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक वे में सब कुछ पढ़ा गया, जाना गया, समझा गया, टेस्ट किए गए, ईईजी शुरू हुई, पीईटी शुरू हुआ, ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड. द ब्रेन स्कैन एंड अंडरस्टैंड, all these electrodes were placed and experiments were done. By 2000, there was the popularity of cognitive behavioral therapy began. अब जब हमने इतना समझ ही लिया था ब्रेन को, बिहेवियर को, उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज था, जो उसको एक बिहेवियरल और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से दोनों इमर्ज करके एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एल्बर्ट एलिस के थ्रू इट वाज डेवलप. तो हुआ ये था कि with the help of behavioral techniques and understanding the cognition of the person, the cognitive behavioral therapy was very popular. Abhi bhi jab bhi there are some behavioral issues with a person, in a clinical setting also, psychologist can conduct cognitive behavioral therapy on patients. ठीक है, so this is how the entire process, entire sequence of events happen. And right now we know about how it has been developed. The very important aspect of cognitive psychology right now, जो present edition है, वो है AI, definitely artificial intelligence. So this is what it was, and this is what the history tells us. Now let us talk about the key issues and themes which were involved. जैसे हमने डोमेन्स पढ़े, हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े, हमने हिस्ट्री पढ़ी. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में थीम्स कौन से इनकॉर्पोरेट किए गए, इश्यूज कौन से इनकॉर्पोरेट की गई. पहला था नेचर वर्सेस नर्चर. तो एग्जामिनिंग द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन कॉग्निशन. क्या हमारे नेचर में इज ह्यूमन कॉग्निशन जेनेटिक, या it also depends on the nature. Nature is not the nature we live in, but the environment we have grown. That is what the entire nature versus nurture debate was. Okay, rationalism versus empiricism. Logical reasoning, क्या logical reasoning सही रहेगा to uncover the human cognition, या there should be some empiricism, सेंसरी एक्सपीरियंस, जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं, राइट? व्हाट वी सी, व्हाट वी फील, व्हाट वी ऑल दैट.
क्या लॉजिकल रीजनिंग सही रहेगा विच इज रैशनलिज्म, या क्या एम्पेरिकल रीजनिंग सही रहेगा विच इज थ्रू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस. Structures versus processes, content and attributes of the mind versus the dynamic processes involved in human thinking. क्या कंटेंट और एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है या प्रोसेस इन्वॉल्व है? जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है उसका कंटेंट क्या है, वो कैसा है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे माइंड में क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे प्रोसेस चल रही है, वो इम्पोर्टेंट. Domain generality versus specificity, determining whether cognitive processes are applicable across various domains or are specific to particular areas. क्या cognitive processes are हर एरिया में अप्लाई हो सकती है या सिर्फ एक दो जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं. Validity of causal inferences versus ecological validity. Considering the extent to which control experiments provide valid causal explanation versus studying cognition in more naturalistic settings. Considering the extent to which control experiments provide valid causal explanation versus cognition in more naturalistic setting. क्या cognition ज्यादा naturalistic setting में useful है या control experiments में useful है? अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च जैसे कि हर एक फील्ड में क्या कॉग्निटिव साइकोलॉजी अप्लाई हो सकती है, या सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिसर्च जैसे कि सिर्फ ब्रेन को समझने में या सिर्फ एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझने में कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है. दैट इज व्हाट अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च इज. बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ऑन द रिसर्च मेथड्स, तो क्या बायोलॉजिकल मेथड्स ज्यादा सही रहेंगे टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस या बिहेवियरल मेथड्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा सही रहेगा? दैट इज व्हाट वन अनदर इशू ऑफ biological versus behavioral is. Okay, I think we are almost good to go for the questions right now. I'll quickly talk about how you can approach each of the questions given in the slide. Describe the major historical schools of psychological thought leading up to the development of cognitive psychology. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा. You have to talk about the behavioral school. उसके पहले functionalism, structuralism से आपको शुरू करनी पड़ेगी, and you have to write it in a very sequential manner, and you have to end it with how towards the end of 1940s behavioral school lost its previous charm and significance, and with the advancement of technology and most importantly with the advent of computers कैसे cognitive psychology develop हुआ. That is what you have to talk about. Second is analyze how various research methods reflect empiricist and rationalist approaches to gaining knowledge. जो जितने सारे research methods है उसमें से आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा empiricist है, कौन सा rationalist है. Let us quickly go through what were the research methods we had. Laboratory experiment, psychobiological research, in सब methods में what are the case studies, self-report, naturalistic observation will be empiricist, right? तो ये बाकी जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है रैशनलिस्ट होगा, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च है रैशनलिस्ट होगा, सेल्फ रिपोर्ट एम्पेरिसिस्ट या रैशनलिस्ट भी हो सकता है. तो आप लोग को इनमें से लिखना पड़ेगा सारे. यू जस्ट डिवाइड इट इनटू टू टेबल्स, एम्पेरिसिस्ट मेथड्स और रैशनलिस्ट मेथड, एंड डिस्क्राइब इट. Design a rough sketch of cognitive psychological investigation involving one of the research methods described in this chapter. Highlight both the advantages and disadvantages of using this particular method. आप कोई भी observation method भी use कर सकते हैं, आप case study भी use कर सकते हैं, कोई भी experiment आपको मिल जाएगा online. So you just write it in your own words. Describe what the experiment was. Describe how this method was useful. उसके बाद उसका advantages and disadvantages आप highlight कर दोगे तो it will be a good answer. Describe cognitive psychology as it is today, how you might speculate the field will change in the next 50 years. As it is today, what I'll suggest कि you write about the different methods which have been developed, the biological techniques for brain scanning or understanding the brain, उसमें आप लोग लिख सकते हो. और one of the important aspect आप ये भी लिखोगे
of artificial intelligence and computer stimulations. ये आप लोग अपना खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके आप लिख लोगे. And how it might speculate the field will change in the next 50 years. It's mostly an essay question, but I can give you a few pointers. जैसे कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख लोगे और यूएक्स रिसर्च के बारे में लिख लोगे, मार्केटिंग रिसर्च में कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प कर रही है, इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प कर रही है, और टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक चॉइसेस. आप नज के बारे में, जो नज एरिया है हमारा इन इकोनॉमिक्स, तो उससे आप रिलेट करके लिख सकते हो. तो बहुत सारी चीजें हैं. दिस इज जस्ट द जिस्ट ऑफ व्हाट यू कैन ट्राई आउट. But yeah, this is what I think it will be good if you write a good essay, like from your own, and you read on stuff. You read recent articles, आपको बहुत सारी मिल जाएगी online. So you read that and then write your own answer. Okay. So this is all for today, and I hope you had a good time learning. Thank you and have a nice day.